जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की गहमा गहमी मुल्क में उरूज पर है और बहुत सी खबरें ऐसी हैं कि जिनका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये एक ज़रा दुख वाली खबर है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनको 2 स्टंट डाले गए। शुक्र है वो बर वक्त अस्पताल पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्द ही वो तवक्को करनी चाहिए कि दोबारा जो है सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर सकेंगे। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। एक तो अहम खौफनाक खबर ये है कि फैसल वाडा साहब ने एक इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि जो साबिक DGI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनके पास बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं जो मार्केट में तहलका मचा सकती हैं। और जिन लोगों की वीडियोज़ और ऑडियोज़ के हवाले से बात हो रही है उसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उसमें PTI के सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं, उसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं। तो ये काफ़ी ख़तरनाक बात है और ये कौन लीक करता है, कैसे लीक करता है, ये तो हमें आज तक नहीं पता चला। लेकिन मेरे ख़्याल में एक स्टेज आएगी कि जब लोग मुतफ़क़ा तौर पर सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग फ़ैसला करेंगे कि ये ऑडियो वीडियो लीक्स का गंदा धंधा बंद होना चाहिए। किसी भी जमात के ख़िलाफ़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब लोग ज़रूर ये सवाल पूछते हैं कि ये ऑडियो वीडियो लीक करने वाला कौन है। पहले तो ज़ाहिर है अगर किसी की ऑडियो आ जाती थी उसी पे हंगामा मचा रहता था, लेकिन अब ये सवाल करना भी इस सोसाइटी में आ गया है कि ये वीडियोज़ लीक कौन करता है और इसके पीछे अगर कोई खुफिया हाथ हैं तो उनको भी सामने आना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली अगर सारे सियासतदान मिलकर ये फ़ैसला कर लेंगे, जजेस फ़ैसला कर लेंगे, ब्यूरोक्रेट फ़ैसला कर लेंगे कि हमने इस तरह की कैंपेन से जो है ब्लैकमेल नहीं होना, और तो फिर मेरे ख़्याल में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी का एक पहलू उठा के आप उसकी सारी ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे मरीम नवाज़ हों, जो भी हैं, किसी के हवाले से भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े फ़ैसले उन ऑडियो वीडियो लीक्स पर हुए। जज अरशद का केस हमारे सामने है, उनसे नवाज शरीफ का फ़ैसला सिर्फ इस बुनियाद पर लिया गया कि उनकी एक नाजेबा वीडियो उनको दिखाई गई, और वो जब नाजेबा वीडियो उन्होंने देख ली तो जाहिर है वो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उस कॉम्प्रोमाइज़ में उन्होंने आकर ये सारा कुछ किया और बाद में उस पर पछताते भी रहे। जाहिर है वो इतना बड़ा फ़ैसला था और पाकिस्तान के तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की बात थी, उस पर उनका ज़मीर उन्हें यकीनन कुचल के लगाता रहा होगा। लेकिन जब बात आदमी की अपनी ज़ात के हवाले से या ख़ानदान के हवाले से आ जाती है तो बाज़ औक़ात आदमी ब्लैकमेल हो जाता है। ये बड़ा मारूफ हरबा रहा है, लेकिन अब इसके हवाले से ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग एक स्टेज पर उन लोगों के गिरेबान में भी हाथ डालेंगे कि जो ये सारी ऑडियो वीडियो लीक्स करते हैं, बनाते हैं। और ज़रूर बात होनी चाहिए कि भाई इस तरह की किसी की ज़िंदगी के निजी पहलू आप क्यों इस तरह पब्लिक में ला रहे हैं। आपका मतलब उसके सरकारी अफ़ाल से है, सरकारी काम से है, आप उस पर कॉमेंट करें, लेकिन उसको ब्लैकमेल करने की जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें दर आई हैं वो नहायत गलत हैं और किसी ना किसी मकाम पर इसको रोकना पड़ेगा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की भी इस तरह, जो PTI के PMLN के लीडर हैं, मरीम नवाज़ के साथ उनके तर्जुमान भी हैं और साथ साथ वो असद उमर साहब के भाई भी हैं, गवर्नर भी रहे हुए हैं, उनके हवाले से इस तरह की वीडियो आ गई। लेकिन मुझे वैसे ज़ाती तौर पे उस पर नून लीग का स्टांस बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी कि जो भी ऑडियो लीक, पहले तो उन्होंने तरदीद कर दी ज़ुबैर साहब ने। दूसरी बात ये है कि उसके हवाले से नून लीग ने उनके सियासी रुतबे में, मकाम में कोई कमी नहीं की, वो उसी तरह एडवाइज़र रहे और यही होना चाहिए। इस सारी सियासी जमातों को इससे सबक लेना चाहिए। ये कोई एक इंडिविजुअल, एक जमात का मसला नहीं है। लोगों को उनकी ज़िंदगी के निजी पहलू दिखाकर ब्लैकमेल करने की रवायत कोई अच्छी नहीं है। और फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वो ख़तरनाक बात है। अब जाने किस किस की वीडियोज़ हैं और वो क्या क्या करना चाह रहा है और उससे इस माशरे में, इस
ہنگامی سیاست میں اس افراتفری کے دور میں مزید کیا فرق پڑ سکتا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ نقصان ہی کریں گی، چاہے جس شخص کا ہو، فرد کا ہو، جماعت کا ہو، ادارے کا ہو، لیکن وہ نقصان ہی کریں گی زیادہ تر۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ فواد چودھری صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے جو ہے 50% معاملات بہتر ہو گئے۔ اگر یہ بیان نون لیگ کے کسی رہنما کی طرف سے آیا ہوتا تو اس وقت سارے سوشل میڈیا پر جو ہے بوٹ پالش کے نعرے لگ رہے ہوتے، اور یہ عمران خان بھی شاید کوئی تقریر کر دیتے کہ یہ جوتے چاٹ کر جو ہیں یہ اقتدار میں آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ عمران خان کے اپنے تبلچی ہیں لہٰذا اس کے اوپر کوئی زیادہ ہنگامہ نہیں بچے گا۔ لیکن یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنا حیران کن ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ جنرل باجوہ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کی لندن میں ملاقاتیں ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ ایک اصل نقطہ ہے جس پہ میں نے آخر میں بات کرنی ہے، وہ جو ملاقاتیں ہیں نا، اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی، یہ تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہاں پر، صحافیوں سے بھی تعلقات ہیں، انڈیویجول سے بھی ملاقاتیں ہیں، تو اندر کی خبر کبھی نون لیگ کے اجلاس کی باہر نہیں آتی۔ وہ ایک پکا بیانیہ بنا کر باہر آتے ہیں اور باہر آ کر وہی بیانیہ دیتے ہیں، اندر کی خبر نہیں، جو نہیں نکالنی وہ برسوں تک، دہائیوں تک نون لیگ کی خبر اندر سے نہیں نکلے گی، انلیس کہ وہ چاہتے ہوں کہ یہ خبر باہر نکلے۔ لیکن وہ جو میٹنگ ہے اس کی کمپوزیشن ہی بہت کچھ بتا رہی ہے، جس میں جاوید لطیف ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ ہیں، جس میں پرویز رشید صاحب ہیں، تو یہ سارے جس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہی لوگ ہمیں ان کا اکٹھے ہونا، نواز شریف سے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے بات کرنا، تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ مریم نواز جب وطن واپس آئیں گی تو پھر آ کر وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کیمپین میں، وہ پرویز رشید صاحب ہوں گے، جاوید لطیف صاحب ہوں گے اور رانا ثناء اللہ ہوں گے۔ ایک طرح سے دیکھیں تو یہ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے لوگ ہیں، اور نواز شریف سمیت۔ تو یہ کس طرح کی کیمپین کریں گے اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جو نواز شریف صاحب نے میٹنگ سے نکل کر بیان دیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تو پہلے ہی 3-4 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جنرل باجوہ کا کمال ہے اور ان کے مصاحبوں کا کمال ہے، جنرل فیض حمید کا۔ گجرانوالہ کی تقریر آپ کو یاد تو ہوگی، جس کو نہیں یاد تھی اس نے فوراً گوگل کر کے دیکھ لیا۔ اچھا، بڑی ہی دلچسپ سچویشن ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آرمی چیف کے ساتھ ایک پارٹی، پاکستان کی سیاست میں ایک پارٹی اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے، ایک پارٹی اس کے خلاف ہوتی ہے، یہ بھٹو ہو، 88 کا دور ہو یا کچھ بھی ہو، تو یہی ہمارے ہاں ترتیب چلتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیمپین کرنی ہے جنرل باجوہ کے خلاف، وہ تو ان کے عزائم بڑے واضح ہو گئے، اور عمران خان بھی کیمپین کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف۔ انہیں امریکہ کے پٹھو اور پتہ نہیں گیدڑ اور میر صادق، میر جعفر کیا کہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باہم اشتراک کا واحد نقطہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی کیمپین میں ملے گا ہمیں، یعنی دونوں جنرل باجوہ کے خلاف کیمپین کریں گے، اور جو 2018 میں ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے، عمران خان جو گزشتہ سال ہوا اس کے بارے میں، لیکن فوکس محور کرٹیسزم کا ایک شخص ہوگا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، اور وہ جنرل باجوہ ہوں گے۔ ان حالات میں جنرل باجوہ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ من اڑتی خبریں سنی، کوئی کنفرم تو نہیں ہے، کہ کچھ لوگوں کا کورٹ مارشل بھی نواز شریف صاحب نے درخواست کی ہے، اور وہ کورٹ مارشل جو ہے اس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل شجاع پاشا، ان لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کورٹ مارشل وغیرہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں ہو سکے گا۔ امریکہ ہوتا تو یقیناً ہو چکا ہوتا، انگلینڈ ہوتا تو جہاں کی عمران خان کو سیاست بڑی پسند ہے تو وہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہاں پہ ایسے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ آخری بات اور بہت اہم بات جو اس ویلاگ میں کرنی ہے،
पंजाब के निगरान वज़ीर आला का ऐलान होना है, कल इलेक्शन कमीशन ने वो ऐलान कर देना है। मोहसिन नकवी साहब का नाम सरे फहरिस्त है, ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मेरा मतम नज़र आज की गुफ्तगू में ये नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब होते हैं, उनकी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं। मेरा मतम नज़र सिर्फ वो कैंपेन है जो सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी से मुताल्लिक हो रही है, और वो बहुत खौफनाक कैंपेन है। मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के हवाले से फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है, और हसन अस्करी जो पहले निगरान वज़ीर आला थे, चूँकि वो तहरीक इंसाफ से मुत्तफ़िक थे उस वक्त, और उनका ताल्लुक़ भी उसी मसलक से था जिस मसलक से मोहसिन नकवी का है, तो उस वक्त एतराज़ नहीं हुआ। अब इस तरह के एतराज़ की जो हैं आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि आईन पाकिस्तान हर शख्स को अपने मजहबी एतक़ादात के मुताबिक एक पाकिस्तानी शहरी का हैसियत देता है, एहतराम देता है। आईन पाकिस्तान में जो बात हो रही है वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी तकसीम दर तकसीम का ऐसे शिकार है कि वो अब फिर अगर आप मुस्लिम गैर मुस्लिम से निकलते हैं, फिर मुसलमानों में तकसीम, इसका ये फ़िरका, इसका ये फ़िरका, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। उस फ़िरके के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे, फिर उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, तो ये तकसीम बढ़ती जाएगी। और ये तकसीम इतनी खौफनाक है, ये एक ऐसी आग है जो इससे किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। कौन बता सकता है कि भाई आप रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हैं या नहीं? कौन कह सकता है कि आप सादिक और अमीन हैं या नहीं है? आइन से इस शक को भी निकलना चाहिए। और इस तरह की फ़िरका वारियत की मैं तमाम दोस्तों से इस्तदा करता हूँ जो सोशल मीडिया वाले हैं कि खुदा के लिए आप मोहसिन नकवी साहब की शख्सियत से, उनके चैनल से, उनकी सियासत से, उनके कारोबार से, उनके दोस्त यारों से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, ये आपका हक़ है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ आपको सिर्फ ये बात मिल रही है कि उनका ताल्लुक़ आपकी समझ से मुखालिफ फ़िरके में है, तो उसके ख़िलाफ़ कैंपेन इस तरह ना करें मजहबी बुनियादों पर। ये बहुत खौफनाक चीज़ है। याद रखिए, मज़हब ताउन का नाम है, इंसानों के दरमियान ताउन का नाम है, तक़सीम का, तज़ादात का नाम नहीं है। अमन का पैगंबर है हमारा मज़हब, तो उसके अंदर तो इस तरह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन लोग मज़हब को अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये बात दुरुस्त है कि इस बात को बामे उरूज तक पहुँचाया ज़ियाउल हक़ ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, लेकिन वो वक्त अब गुज़र गया है। अगर आज भी हम वही बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आज भी हम 1977 के और 1980 के दौर में खड़े हैं। हाँ, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके ज़हनों ने 1980 के बाद तरक्की नहीं की, या वो बलूगत की सतह तक नहीं पहुँचे। तो ये कुछ अहम नकात थे जिस पे बात करनी थी। कुछ मज़ीद अपडेट्स होंगी तो आपसे बात होगी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।